नजम साहब ने अपनी क्लास को वाइंड अप किया। अभी केमिस्ट्री इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था, आपको अगर याद हो, हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस चीज़ से बने होते हैं और उनमें जो एलिमेंट्स मौजूद थे उनकी हमने क्या की थी, डिटेक्शंस को स्टडी किया था। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक था। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हमारे पास बुनियादी सोर्स है वो हमारे पास किसके फॉर्म में है, फ्यूल की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और फ्यूल किसे कहा जाता है? फ्यूल की डिफिनीशन है कि एनी मटेरियल, यानी हर वो चीज, एनी मटेरियल फ्रॉम विच वी गेट significant amount of energy। ठीक है, तो फ्यूल कहा जाता है वो सब्सटेंस जिससे हम एनर्जी को हासिल कर सकें। ठीक है, एनर्जी को जब हम हासिल करेंगे तो उसको फ्यूल कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम फ्यूल की टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ फ्यूल, तो टाइप्स ऑफ फ्यूल हमारे पास दो टाइप हैं। शाबाश, स्टूडेंट को पता है आप सबको। एक हमारे पास है फ्रेसिंग फ्यूल, एक हमारे पास क्या है, फ्रेसिंग फ्यूल, और एक हमारे पास है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फ्रेसिंग फ्यूल और फॉसिल फ्यूल। फ्रेसिंग फ्यूल किसे कहा जाता है? जिससे हम क्विकली, यानी जल्दी से एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। यानी खुश्क पत्ते हो गए, इस तरह जो शाखें होगी प्लांट्स की, तो वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जलाने के प्रोसेस में और किसी कुकिंग वगैरह उस पर करते हैं, तो ये हमारे पास फ्रेसिंग फ्यूल है। ठीक है, इस तरह अगर फॉसिल फ्यूल को देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये प्रिपेयर होते हैं अंडर दी, शाबाश, अंडर दी सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये जमीन की तह के नीचे तैयार होते हैं। और जमीन की तह में किस तरह तैयार होते हैं, उसके लिए अगर हम देखें, लेट्स से ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, और जमीन के नीचे जो है यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ है। ये मटेरियल अभी क्या है, ये मटेरियल प्लांट्स भी हो सकते हैं और ये मटेरियल जो है तो डेड एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड मटेरियल यहाँ पर जमीन में दफन पड़े होते हैं, यानी बहुत से सालों पहले जलजले तूफान आए होते हैं, उसकी वजह से एनिमल और प्लांट की जो डेड बॉडीज होती हैं वो यहाँ पर जमीन के अंदर पड़ी होती है। ठीक है, जब ये जमीन के अंदर मटेरियल पड़ा होता है तो इसके ऊपर क्या अमल करता है, बैक्टीरियाज जो हैं तो बैक्टीरियल एक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह, और एक बैक्टीरियल एक्शन है और एक हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी, यानी हीट, जियोथर्मल हीट। इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे डिकम्पोजिशन इस डेड मटेरियल की होती है, और जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है, शाबाश, हमारे पास बनता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो इससे ये नतीजा अखज़ हुआ। और ये जब प्रिपेयर होता है तो इसमें तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर जो है तो इस पे लगते हैं और फॉसिल फ्यूल तैयार होता है। तो लिहाजा जब बैक्टीरियल एक्शन इस पे होता है तो यहाँ पर तो एमसीक्यूज के साथ मैं भी करवाता हूँ आपको, लेकिन आप पहले मेरी बात को पूरी तरह से गौर से सुन लें। तो फॉसिल फ्यूल को जब अगर हम डिस्कस करें कि फॉसिल फ्यूल हमारे पास कितने टाइप के हैं, शाबाश, तो फॉसिल फ्यूल हमारे पास के 3 किस्म के हमारे पास डिस्कस होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है कोल, एक हमारे पास है पेट्रोलियम, ठीक है, और एक हमारे पास है नेचुरल गैस। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जिस तरह मैटर की 3 स्टेट है, इस तरह फॉसिल जो है फ्यूल भी है, ये भी 3 स्टेट में है। कोल हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, इस तरह पेट्रोलियम मेरे पास लिक्विड स्टेट में है, और नेचुरल गैस जो है तो ये हमारे पास गैसीय स्टेट में है। ठीक है, अभी इन तीनों को अगर आप गौर से देखें तो इन तीनों को हम फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, और इसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोल को। ठीक है, तो जब कोल पे हम स्टार्ट लेंगे तो कोल से पहले हम लेट सपोज यहाँ पर एक एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और वो एमसीक्यूज हमारे पास है कि फॉसिल फ्यूल is formed by the
एक्शन ऑफ by the action of aerobic बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है, सॉरी। बी जो है तो एन एरोबिक बैक्टीरियल एक्शन या एनएरोबिक बैक्टीरिया। सी है बोथ ए एंड बी, या डी हमारे पास है नन। तो अगर आप देखें तो जमीन के अंडर सरफेस में तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, इसलिए हम इसमें जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो है एनएरोबिक बैक्टीरिया, यानी एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनएरोबिक बैक्टीरियल एक्शन जो है तो इससे फॉसिल फ्यूल जमीन के अंदर तैयार हो सकती है। पॉसिबल एमसीक्यूज अभी हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 इसमें हमारे पास है कोल, ठीक है। तो कोल के बारे में अगर हम डिस्कस करें, कोल हमारे पास क्या, तो आपको सबसे पहले स्टेट का पता चल चुका है। स्टेट हमारे पास इसका कौन से, शाबाश, सॉलिड है, ठीक है। इसके बाद हमारा कलर की अगर बात करें तो कलर इसमें हमारे पास ब्लैक कलर में होता है और या ब्राउनिश कलर में हमारे पास कोल मौजूद होता है, ठीक है। थर्ड अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो वो हमारे पास है कंपोजिशन। ये सारे ईटा के क्वेश्चन है छोटे छोटे। एक कलर कौन सा है, कंपोजिशन कौन सी है। तो कोल की जो कंपोजिशन है तो वो हमारे पास है कार्बन, इसमें हमारे पास होता है हाइड्रोजन, इसमें हमारे पास होता है ऑक्सीजन, इसमें हमारे पास होता है सल्फर, इसमें हमारे पास होता है नाइट्रोजन, ठीक है। ये कंपोजिशन है कोल की। अगर ओरिजिन को देखें, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन यानी कोल जो है तो जमीन के अंदर तो बनता है, किस चीज से बनता है, तो आपके डीके ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और प्लांट बॉडी से, एनिमल की बॉडी से नहीं बनता, प्लांट बॉडी का ओरिजिन है। ये ईटा के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल इज फाउंड बाय द डीके ऑफ द प्लांट डेड बॉडी, ठीक है। और प्लांट में भी फिर हमारे पास कौन से प्लांट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं श्रवी प्लांट्स। कौन से प्लांट्स, श्रवी प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे इनकी जो है तो प्रोसेस यानी बनते कैसे हैं, कोल बनता कैसा है। तो अभी हम जो हेडिंग होगी वो होगी कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल जो है तो ये हमारे पास, शाबाश, इसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कोलिफिकेशन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, क्वालिफिकेशन कहा जाता है। क्वालिफिकेशन में जो स्टेप्स हैं जो कि आपके लिए एंट्री टेस्ट के लिए भी जरूरी हैं आप याद रखें एमसीक्यूज के लिए, कि पहले जो होता है तो वुड होता है, ठीक है। वुड के ऊपर किस चीज का अमल होता है, बैक्टीरिया का। और आपको पता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया होता है और जमीन में जो हीट होती है वो इसको कन्वर्ट करती है। सबसे पहला इसको हम कहते हैं प्रिकर्सर। क्या कहते हैं, प्रिकर्सर। स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लें, प्रिकर्सर। और वो प्रिकर्सर हमारे पास है पीट, ठीक है। पीट के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास, ये जब टाइम गुजरता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें लिग्नाइट में, ठीक है। लिग्नाइट में जब टाइम गुजरता है इसके ऊपर तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट। फर्दर लिग्नाइट कन्वर्ट होता है सब बिचुमिनस में, ठीक है। और सब बिचुमिनस जब फर्दर इसमें हमारे पास कन्वर्जन होती है तो ये बिचुमिनस में कन्वर्ट हो जाता है। और बिचुमिनस में जब फर्दर कन्वर्जन होती है तो ये हमारे पास फाइनलाइज्ड जो स्टेज है वो हमारे पास आ जाती है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट में कन्वर्ट। तो आपको ईटा में अक्सर एमसीक्यूज में ये आ जाता है कि विच ऑर्डर इज करेक्ट, इसमें से कौन सी ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑर्डर के लिए आपको ये ऊपर वाले याद रखनी चाहिए। और ऊपर वाला जो है तो ये वुड है, फिर उसके बाद पीट है, फिर इसके बाद लिग्नाइट, सब बिचुमिनस और एंथ्रासाइट। इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के आते हैं। यानी पहले एमसीक्यूज तो एक तो ऑर्डर का याद रखिए कौन कौन सा है, वुड है, पीट है, लिग्नाइट है, सब बिचुमिनस है और एंथ्रासाइट है, ठीक है। एक तो ये ऑर्डर याद। एक एमसीक्यूज इसमें ये आता है आपके पास कि कोल का प्रिकर्सर कौन सा है। प्रिकर्सर यानी पहली स्टेज वुड से जो डायरेक्ट जो ये ब्राउन मास होता है, ये ब्राउन कलर का, तो वो ब्राउन मास ये प्रिकर्सर कौन सा होता है, तो प्रिकर्सर में आप पीट याद रखें, ठीक है। फिर इसमें एक और एमसीक्यूज आपके पास आ जाता है और वो एमसीक्यूज ये है कि एंथ्रासाइड जो है तो इसमें हमारे पास कार्बन की परसेंटेज जो है तो वो कितनी है, तो वो राउंड अबाउट 90 प्लस यानी 91.5% है। और आपके पास बुक में भी मौजूद है। और जो यहाँ पे जो कार्बन की परसेंटेज है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज है। तो हमारे पास एंथ्रासाइड हाईएस्ट कार्बन, तो इसलिए ये बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल हुआ। इज इट क्लियर। तो ये भी आपके पास एंट्री टेस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस्ट क्वालिटी कोल जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास एंथ्रासाइट है। फिर इसके बाद अगर आप लिग्नाइट को देखें तो लिग्नाइट जो है तो ये इसके लिए एक एमसीक्यूज आप याद रखें। वो एमसीक्यूज क्या होगा कि इसमें लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, ठीक है।
तो ये आपके पास अगर आ जाए कि लोएस्ट परसेंटेज तो लिग्नाइट और हाईएस्ट परसेंटेज आए तो वो आप अपने साथ एंथ्रासाइट, ठीक है। इसके अलावा कोल को जो हम जो है तो यूज किस लिए करते हैं, तो यूज आपको पता है ये बतौर फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो है तो फ्यूल भी है और सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है, ठीक है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये अक्सर ईटा में आ जाता है, ये एंट्री टेस्ट के लिए याद रखें कि जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मेनली कौन से हैं, तो मेनली आप याद रखें एरोमेटिक, मेनली एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है तो इसमें ये मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जब कोल के बारे में हम ये पढ़ लें तो फिर हम टॉपिक को आपकी बुक में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस उसको फिलहाल स्टडी नहीं करते, इसको हम आगे लेके जाएंगे। इसका टॉपिक है, इन टॉपिक से आगे है और वो हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो लिहाजा कोल स्टार्ट किया टॉपिक, तो कोल को हम जरा सीक्वेंस से लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद फिर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं तो इस बात पे जरा गौर करें कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है, क्योंकि आप ईटा के रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर आप स्टूडेंट्स को इसका पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ याद कर ले कि जब भी आप कोल को लेते हैं और उसको आप हीट करते हैं, ठीक है, और हीट भी कैसे करते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ, शाबाश, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी एयर की सप्लाई उसको नहीं देंगे तो ये कोल जो है तो ये प्रोडक्ट में जो टूटता है। देखिए ये एक और एमसीक्यूज आपके पास एंट्री टेस्ट का आ गया है कि कोल यानी कोयला जब आप लेते हैं और उसको आप हीट, अगर कोयले को आपने हीट की ऑक्सीजन की मौजूदगी में फिर तो ऐश बन जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इन दी एब्सेंस ऑफ एयर जब हम इसको बनाते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, शाबाश, ये हमारे पास प्रोडक्ट इसके जो हैं तो वो कितने किस्म के होते हैं, 4 टाइप के प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन होते हैं। एक हमारे पास, शाबाश, आप खुद मुझे बताए, एक हमारे पास होता है कोक, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है कोल तार, ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है, शाबाश, अमोनिकल लिकर होता है, और चौथा हमारे पास होता है कोल गैस, राइट। तो ये हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के हासिल होते हैं ईटा के लिए, अगर आपको ऑप्शन है तो 4 किस्म के, ठीक है, और इन चारों में से हम जो सबसे पहला है तो वो कोक को स्टडी करते हैं, कोक, ठीक है। कोक क्या चीज है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये असल में 100% जो है तो कार्बन होता है, ठीक है, और एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि ये यूज जो होता है एक तो फ्यूल के तौर पे भी यूज होता है और दूसरा इसका ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है, रिड्यूस करता है किसको, जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये भी ईटा के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आगे के कोक इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। अभी कोल के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट है तो वो हमारे पास है कोल तार, ठीक है, दूसरा हमारे पास है कोल तार। कोल तार भी आप लोग जानते हैं कि कोल तार हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, शाबाश, ये जरूरी है एक इसके लिए एंट्री टेस्ट का पॉइंट आप ये याद रखें कि ये मिक्सचर होता है, ये ईटा के लिए आता है, ठीक है, मिक्सचर है। मिक्सचर किस चीज का है, शाबाश, कोलतार किस चीज का मिक्सचर है, ईटा में क्वेश्चन आएंगे, शाबाश, ये बेंजीन इसमें होता है, आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन भी है, टॉल्वीन भी है इसमें, शाबाश, इसमें ज़ाइलीन भी है, ठीक है, इसमें और प्रोडक्ट्स है, फिनोल भी है, इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्रिसोल है, इसमें नेक्स्ट हमारे पास नेफ्थालीन है, इसमें नेक्स्ट हमारे पास एंथ्रासीन है, ठीक है, ये हमारे पास इन तमाम चीजों का मिक्सचर है। इसमें एक और एंट्री टेस्ट के लिए पॉइंट जो आपके पास जरूरी है आप याद रखें, वो एंट्री टेस्ट पॉइंट ये है कि ये दीज कंपोनेंट्स, यानी जो ये वाले कंपोनेंट्स आपने अभी स्टडी किए हैं ना, ये वाले, तो दीज कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय, ठीक है, सेपरेटेड बाय, तो ये आपको ऑप्शन आएंगे, तो इसके लिए आप लिखें कि इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इसको कहा जाता है। और बकाया ये जो है यूज किस में होते हैं, ये यूज होते हैं परफ्यूम्स में, आपको पता है, ये मेडिसिन में, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल यानी TNT वगैरह, ठीक है, एटसेट्रा, ये एटसेट्रा इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास कोलतार के बाद थर्ड नंबर पे आते हैं, शाबाश, कौन से हमारे पास थर्ड नंबर, अमोनिकल लिकर, अमोनिकल लिकर। तो अमोनिकल लिकर जो है, अमोनिकल लिकर हमारे पास, ये आपके पास फिर एंट्री टेस्ट है कि ये यूज होता है बतौर
फर्टिलाइजर्स। ठीक है, एक और ईटा का टेस्ट याद रख ले कि ये मिक्सचर है, इसका मिक्सचर है, शाबाश। दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हमारे पास अमोनियम सल्फेट, और एक है अमोनियम सुपर फास्फेट, अमोनियम सुपर फास्फेट। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास 4th नंबर जो प्रोडक्ट है तो वो हमारे पास है कोल गैस। तो आपके लिए एक ईटा में टेस्ट में क्वेश्चन आएगा कि इसको टाउन गैस भी कहा जाता है। सिंपल पॉइंट है, बहुत दफा क्वेश्चंस आ चुका है, अक्सर संडे टेस्ट में भी आते हैं। और नेक्स्ट इसमें लिखें कि ये मिक्सचर है, ये अक्सर मिक्सचर ऑफ, यानी कोल गैस किस चीज का मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के लिए। ठीक है, और ये मिक्सचर जो है तो ये क्या है, ये असल में ये कंबस्टेबल है, ये जलाने में जलता है, कंबस्टेबल है, तो लिहाजा ये यूज एज फ्यूल, ये बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तो कंपोनेंट्स हैं, उनके साथ रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन जो ईटा के लिए जरूरी वो मैंने डिस्कस किए। लास्ट में कुछ एमसीक्यूज और भी इसके साथ मैं करवा दूंगा। और नेक्स्ट इसमें भी हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोल लेंगे और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पेट्रोलियम में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर ईटा टेस्ट के लिए ये पॉइंट याद रखें कि कोल के कौन से कंपोनेंट, कोल में तो 4 कंपोनेंट हैं, तो कोल में हम क्या लेंगे, कोल गैस लेंगे, और वो जो है तो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। तो ये ईटा के लिए आपके पास एक पॉइंट है कि कोल में क्या लेते हैं, कोल गैस लेते हैं। और इस प्रोसेस कॉल्ड, इसको कहते हैं फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, इसको फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस कहते हैं। फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस में असल में इसके लिए फिर ईटा का एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें होता असल में क्या है। तो इसमें आपको पता है कि फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस में एक्चुअली कोल को किसमें कन्वर्ट होता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट किया जाता है। और ये पेट्रोलियम जो है हमारे पास ये किस नेचर का होता है, ये किस नेचर का होता है, ये बहुत जरूरी है। तो ये नॉर्मली क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते तो हम अल्केन भी कह सकते हैं, अल्केन भी आ सकता है, या कभी कभी अल्केन भी नहीं कहते, आपको जर्नल फार्मूला दिया होगा CnH2n+2, इस तरह भी आ सकता है। ठीक है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस में जब कोल पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट का नेचर होता है वो कौन सा नेचर, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, या अल्केन भी कह सकते हैं, या उसका जर्नल फार्मूला भी आपको आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास जो टेम्परेचर की रेंज है, यानी हाई टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, तकरीबन 150 से 300 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसमें यूज होता है। ठीक है, और इसमें जो कैटलिस्ट का जो किरदार होता है तो वो ट्रांजिशन मेटल है, वो तो आपको इनऑर्गेनिक में है कि ट्रांजिशन मेटल यूज एज अ कैटलिस्ट, उस रीजन उधर सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो कोबाल्ट और आयरन वगैरह, निकल वगैरह जो है तो ये हमारे पास कैटलिस्ट हैं। और इस प्रोसेस को आल्सो कॉल्ड, इसको यानी जो कोल जब पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है तो इसको गैसिफिकेशन भी कहते हैं, इसको गैसिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको गैसिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये आपके पास कोल के साथ रिलेटेड जो पॉइंट थे वो कंप्लीट हुए, और जब वो कंप्लीट हुए तो इसके साथ रिलेटेड चंद एमसीक्यूज है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्विकली में जाऊंगा, आप उसको जो है तो गौर से सुने। पहला एमसीक्यूज जो है तो वो नंबर 1 जो है तो वो हमारे पास है कि प्रिकर्सर ऑफ कोल इज ए, मैंने बताया आपको, पीट है, लिग्नाइट है, सी बिट्यूमिनस है, डी एंथ्रासाइट है, कौन सा है हमारे पास, शाबाश। तो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन जो है तो वो पीट है। ये आपके पास एक एमसीक्यूज आ गया। इस तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है तो डिस्कस किए भी हैं मैंने, फिर मैं बता रहा हूँ, शाबाश। दूसरा एमसीक्यूज इसमें हमारे पास कौन सा है कि बेस्ट क्वालिटी का जो हमारे पास फ्यूल है तो वो कौन सा है, शाबाश। ए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, बी, सी, डी, लिग्नाइट,
फ्यूल या इसको कोल भी कह सकते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट या एंथ्रासाइट। तो आपको पता है इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो एंथ्रासाइट बिकॉज, रीजन बताएं, बिकॉज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें हमारे पास आ सकता है कि लीस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन, ठीक है, ए पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, डी आल। तो इसमें फिर लिग्नाइट से भी पहले है तो इसमें पीट आ जाती है। उसमें तो हमने लिग्नाइट कहा था, लेकिन ये पीट फिर उससे भी पहले स्टेज है तो उसमें कार्बन और भी कम होती है, ठीक है। इसमें एक और एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है, और कोल के साथ हमारे पास वो हमारे पास है कि कोल गैस इज मिक्सचर ऑफ ए, बी, सी और डी, मुख्तलिफ ऑप्शन है, CO प्लस H2, CO2 प्लस H2, NH3 प्लस H2 या नन, ठीक है। तो आपको पता है कि CO प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो MCQs हमारे पास छठा नंबर आ सकता है आपके लिए क्वेश्चन के बाय फिशर ट्रॉप्स process, by Fischer-Tropsch process we convert coal into petroleum, ठीक है, mainly, ठीक है। A CnH2n, B CnH2n minus 2, CnH2n plus 2, ये डी आल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है CnH2n यानी अल्केन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज, इसमें और भी सिंपल टॉपिक सिंपल है तो बन सकते हैं इसमें क्वेश्चन अगर आप खुद भी बनाना चाहें, ठीक है। तो कोल के बाद अभी जो नेक्स्ट हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, शाबाश, दूसरा नंबर जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल है वो हमारे पास है पेट्रोलियम, ठीक है, ये हमारे पास है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को जब हम स्टडी करेंगे तो पेट्रोलियम में हम पहले इसकी पढ़ेंगे ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन जो है तो क्या होता है इसका, तो इसका जो ओरिजिन है तो वो मैरीन है, यानी समंदर की डेप्थ में जो है पेट्रोलियम ऑयल शेल्स होते हैं उसमें बनता है। जब सी जो समंदर के अंदर जो मछलियां होती हैं तूफान या सुनामी आने से जो वो दब जाती हैं तो उसके एंड में जो है तो ये बनता है। और इसकी जो हमारे पास मतलब इसको नेम जो डिफरेंट हम लेते हैं, डिफरेंट नेम्स के लिए जब हम लेते हैं तो इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, शाबाश, इसको हम मेरीन ऑयल भी कह सकते हैं, सॉरी मिनरल ऑयल, ठीक है। इसको हम क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसको हम रॉक ऑयल भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसको हम लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं। तो ये एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर ये पूछा जाता है कि लिक्विड गोल्ड और कोल को जो है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, कोल को जो है तो वो ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, ब्लैक गोल्ड मुझसे उस वक्त रह गया था, ब्लैक गोल्ड आप अपने साथ याद रखें, ब्लैक गोल्ड ये लिक्विड गोल्ड भी होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं तो अकर जो करता है तो अकर कौन से, ये अक्सर ये भी ईटा में आ सकता है, ये पोरस रॉक्स यानी चट्टानों की अपनी किस्में सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये पोरस रॉक्स जो समंदर की तह में होते हैं तो उसमें पाया जाता है। इसमें अगर हम कलर की बात करें कलर इसका हमारे पास है डार्क ब्राउन, ठीक है। इसका अगर हम ऑर्डर यानी स्मेल अगर हम कहें कि इसकी खुशबू जो है या बदबू जो भी कह सकते हैं, ये कौन सी है, तो ये इसकी जो है तो ये होता है अनप्लेजेंट ऑर्डर, इसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है। तो फिर ये ईटा में आ सकता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, इसमें सल्फर मौजूद होता है पेट्रोलियम में, तो इसकी वजह से इसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है। ईटा के लिए सल्फर, ये याद रखें। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है, इसका जो हेडिंग वो होता है ऐश रेसिड्यू। तो वो जो होता है तो निग्लेजिबल होता है, यानी पेट्रोलियम जब चलते हैं तो ऐश रेसिड्यू उसका कम होता है, निग्लेजिबल। और अगर ये फिर आपको ईटा में आ जाए
कि रीजन क्या होता है कि एश रेसिड्यू कम होते, तो आपके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इसके अंदर क्या मौजूद हमारे पास होता है, शाबाश, प्रेजेंस ऑफ निकल, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, तो इसकी वजह से एश रेसिड्यूज का कम होता है। एश रेसिड्यू ज्यादा कार्बोनेशियस, जिसमें कार्बन ज्यादा होता है उसका एश रेसिड्यू ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें भी है लेकिन कोल में बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो हेडिंग है हमारे पास है वो है कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम की कंपोजिशन क्या है हमारे पास, तो पेट्रोलियम की कंपोजिशन तो आप सबको पता भी है कि क्या क्या, शाबाश, आते हैं, ये ईटा में आएगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख लिया है, एंट्री टेस्ट। कंपोजिशन कौन कौन से, शाबाश, ये मेनली अल्केन होते हैं, शाबाश। नेक्स्ट इसमें क्या होते हैं, अल्केन के अलावा ये साइक्लो अल्केन होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आ सकता है ये। इसके अलावा तीसरे नंबर पे इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है, एंथ्रासीन वगैरह, बेंजीन, ये सारे। और इसके अलावा जो है तो फाइनल पे हम लिखते हैं ट्रेसेस में, ट्रेसेस यानी कम अमाउंट जो होती है वो ट्रेस अमाउंट में इसमें ये जो मैंने भी डिस्कस किया है, निकल वगैरह, वेनेडियम, कॉपर एक्सेट्रा जो है, तो ये इसकी कंपोजिशन ट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेट्रोलियम के बारे में कुछ जनरल मालूमात हुई। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो थर्ड है हमारे पास है नेचुरल गैस, ठीक है, हमारे पास है नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस भी आप लोग जानते हैं, शाबाश, ये हमारे पास मिक्सचर है, एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये मिक्सचर किस चीज का, शाबाश, तो हम कहते हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से होते हैं, शाबाश, लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, 1, 2, 3 एंड 4। कौन कौन से बताएं, शाबाश, यस, CH4, C2H6, C3H8 और C4H10। जाग जाएं, ये आप इस पॉइंट को गौर से सुनिए, ये 4 कंपोनेंट्स इसमें मौजूद है, ठीक है। इसमें जो फिर ईटा के लिए आपके क्वेश्चन आएगा कि इसमें जो सबसे चीफ कंपोनेंट है, चीफ कंपोनेंट यानी हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, तो इसमें हमारे पास किस चीज की, शाबाश, बताएं, CH4 की। और कितना है, तकरीबन 85% तक हमारे पास मीथेन है। तो मीथेन, CH4 इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन कौन सी है, शाबाश, ये भी मेरीन है, ये भी समंदर से गैस, नेचुरल गैस हासिल होता है। और ये पेट्रोलियम के ऊपर जो है तो एसोसिएटेड फॉर्म में इसके साथ मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है तो हमने जो डिस्कस किए, फ्यूल किसे कहते हैं और फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो है तो हमारे पास एक और लफ्ज आता है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो सिंथेटिक कंपाउंड्स किसे कहा जाता है, ठीक है, आपको पता है सिंथेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, शाबाश। सिंथेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स, ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक सोर्स। बस सिंपल बात है, सिंथेटिक का लफ्जी माने यानी वर्ड से ही पता चलता है कि किससे तैयार हो सकता है, यानी लेबोरेटरी में। तो इनऑर्गेनिक सोर्स यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से भी तैयार हो सकता है, इसको हम सिंथेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करते हैं कि जब सिंथेटिक कंपाउंड तैयार होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। और सिंथेसिस हमारे पास कितनी है, शाबाश, 2 किस्म की सिंथेसिस है। एक हमारे पास टोटल सिंथेसिस है, ठीक है, टोटल सिंथेसिस, और एक हमारे पास है पार्शियल सिंथेसिस। एक है टोटल सिंथेसिस और एक हमारे पास है पार्शियल सिंथेसिस। तो टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस में क्या फर्क है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टोटल सिंथेसिस को पढ़ें, टोटल सिंथेसिस, तो टोटल सिंथेसिस जो है तो वो अगर हम हमारे पास लेट सपोज स्टार्टिंग मटेरियल हम यहाँ पर ले, पहले स्टार्टिंग मटेरियल, और इससे हम अपना क्या हासिल करें, टारगेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसको टोटल सिंथेसिस कहते हैं। और अगर हम बात करें, अच्छा, इस पे ईटा में एक क्वेश्चन आया हुआ है इंट्रीटेस में कि फ्रेडरिक वोलर ने जब यूरिया प्रिपेयर किया था, तो वो कौन सी
सिंथेसिस थी, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आंसर देंगे कि यूरिया जो प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनेट से, कल हमने डिस्कस किया था, तो वो असल में क्या है, वो असल में टोटल सिंथेसिस थी। टोटल सिंथेसिस मतलब यानी टारगेटेड जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो कौन से लिया था इन्होंने, अमोनियम साइनेट, और टारगेटेड प्रोडक्ट जो है तो ये हमारे पास यूरिया बना था। तो ये ईटा के लिए जो है तो बहुत जरूरी एमसीक्यूज है कि अमोनियम और यूरिया फॉर्मेशन बाय फ्रेडरिक होलर वाज द एक्चुअली टोटल सिंथेसिस प्रोडक्ट, यानी सिंथेसिस का जो अमल था वो टोटल था। इसके बाद हमारे पास है पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस का मतलब वही है, लेकिन ये स्टार्टिंग से नहीं, ये कोई हम क्या लेते हैं, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट लेते हैं, यानी दरमियान से कोई स्पीशीज जो बनी होती है उसको लेकर हम जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारे पास पार्शियल सिंथेसिस का एग्जांपल आ गया। जब टारगेटेड और ये चीज़ें भी पढ़ लें तो इसके बाद जो हमारे पास बुनियादी नेक्स्ट आपके कोर्स के साथ जो रिलेटेड टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट भी है, वो हमारे पास है बकीबाल्स, ठीक है। बकीबाल्स, तो बकीबाल जो होता है तो इसको हम आल्सो कॉल्ड फलरन भी कहते हैं, फलरन भी कहते हैं। और इस फलरन को जो है अगर ये हमारे पास हॉलो स्फेयर फॉर्म में हो, हॉलो फॉर्म में हो और स्फेयर हो, गोल स्फेरिकल हो, तो फिर इसको कहते हैं कॉल्ड बकी बॉल्स, ठीक है। और इसमें जो ईटा के लिए जो जरूरी क्वेश्चन है ईटी टेस्ट के लिए, तो ये आता है कि ये फर्स्ट टाइम जो है तो किसने स्टडी किया, तो ये था बकमंस्टर। बकमंस्टर ने इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया। और जो है तो मोस्ट कॉमन जो इसमें है तो वो है C60। तो ये C60 जो था तो ये बकमंस्टर के साथ रिलेटेड, ये मोस्ट कॉमन, ठीक है। और इसके अलावा जो है तो एक एमसीक्यूज में ईटा में अक्सर आ सकता है कि सिंपलेस्ट बकीबाल वो कौन सा है, तो वो हमारे पास C20, ठीक है। ये भी अक्सर क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन में आ सकता है। और इसके अलावा फिर ये जर्नल है कि ये हमारे पास जो है तो 2010 में ये स्टडी हुआ था, आउटर एटमॉस्फेयर में भी इसको स्टडी किया गया था। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास टॉपिक है तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक या कंपाउंड है तो उसके लिए हम जनरलाइज एक चार्ट बनाते हैं, हम कहते हैं कि ओल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। और एक हमारे पास है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ओल्ड और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ये जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है, तो ये अक्सर ईटा में आता है कि ये किस बेस पे था, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर ये अक्सर आ जाता है हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे पास कौन सा है, तो ये हमारे पास था, ये भी ईटा में आ चुका है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ शाबाश फंक्शनल ग्रुप, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड, ओके। तो ओल्ड क्लासिफिकेशन में फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये हम डिवाइड करते हैं किस फॉर्म में, शाबाश, ओपन चेन, या इसको हम ए साइक्लिक भी कहते हैं। और इसको फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो में, कौन कौन से थे दो हमारे पास, एक था स्ट्रेट चेन, ठीक है, और एक है ब्रांच चेन, ठीक। और इस तरह अगर हम इसी को आगे लेकर चलते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास था क्लोज चेन या साइक्लिक। और इसमें हमारे पास फिर फर्दर जो है तो दो किस्म के आगे थे, कौन सा था, एक था होमोसाइक्लिक और एक था हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में फिर हमारे पास दो थे, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक, ठीक है। तो ये चार्ट अपने साथ आप याद रखिए। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा, मैं यहाँ पे लाइन लगा के आपको एरोमेटिक की थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये एरोमेटिक जो है तो ये कैसे हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स तो चूंकि बेंजीन में आप आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ
कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं, उसके लिए आप ईटा के लिए फिर एक चंद पॉइंट्स याद रख लें। पहला एरोमेटिक कंपाउंड का पॉइंट क्या होगा कि ये साइक्लिक होगा, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट ये होगा कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर इसका होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो इसमें होगी sp2, तो जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको प्लेनर स्ट्रक्चर। और तीसरा इसमें जो पॉइंट है तो वो है ओबे हकल्स रूल, हकल रूल को ये ओबे करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड को अगर आपसे कोई टीचर या एमसीक्यूज में पूछा जाए कि एरोमेटिक कंपाउंड की क्या खसूसियत होगी, तो वो साइक्लिक होगा, तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइज होगा उसमें हर एक कार्बन, और वो हकल रूल को ओबे करेगा। तो अभी हकल रूल पे थोड़ा मैं आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि हकल्स रूल ये हमारे पास क्या है, ठीक है। ये एक असल में मैथमेटिशियन था, ये एक मैथमेटिशियन था, इसका नाम पूरा एरिक हुकल था, पूरा नाम इसका एरिक हुकल था। इस एरिक हुकल ने मुख्तलिफ फार्मूले पेश किए, लेकिन जो सबसे पहले फार्मूला था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके मुताबिक जिस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो वो हमारे पास एरोमेटिक होगा। यहाँ से ये n से मुराद जो है, तो n कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एनी नंबर मतलब हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3, ये आप जो नंबर लगाना चाहे लगा दें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लेट्स से अगर मैं आपको मशहूर एग्जाम्पल बेंजीन ही ले लूँगा C6H6, ठीक है। तो C6H6 में अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास नॉर्मली ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये अभी हम देखते हैं कि ये आया हमारे पास एरोमेटिक है या नहीं है। तो इसको आप अगर देखें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, साइक्लिक वाली शर्त भी पूरी करता है, sp2 भी है इसमें हर एक कार्बन। और अगर हम इसको अप्लाई करें हुकल रूल पे तो ये है ऊपर वाला फार्मूला 4, अभी n की जगह जो है तो मैं 1 ले लूंगा, अगर 2 भी लें तो, लेकिन अभी यहाँ पर जो फिट होता है तो वो बेंजीन के लिए 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया और +2, तो ये 4 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए 1 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी 3 पाई बॉन्ड और 6, तो इसका मतलब है कि हुकल रूल को बेबी कर। फिर एंथ्रासीन और नेफ्थलीन डबल रिंग और ट्रिपल रिंग है, तो उसमें फिर अगर आप 2 और 3 वैल्यू लगाते हैं तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन की ज्यादा आएगी, तो फिर ये उसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये हमारे पास हुकल रूल के लिए कुछ मालूमात थी। इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन तो आपको पता है इसमें जो बहुत ज़रूरी है, तो ये हमने कहा है कि 2 में क्लासीफाई हुए, शाबाश। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, ये है, एक है हाइड्रोकार्बन, एक है हाइड्रोकार्बन, और इसमें नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स अगर फिर हम इसको फर्दर करें तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कौन सा है, एक सैचुरेटेड, शाबाश, हाइड्रोकार्बन्स हैं, और एक हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रो। अगले चैप्टर में ये फिर जो ट्री बनाना है तो ये इसको मैं भी पढ़ा रहा हूँ, फिर दोबारा इसको नहीं बना सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पे टॉपिक भी एक्सप्लेन हूँ, और अगले चैप्टर के लिए जो ट्री है तो यहीं से आप सीख लें। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो आते हैं तो वो हमारे पास होते हैं अल्केन, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसमें एक आता है हमारे पास अल्कीन और एक हमारे पास होता है अल्काइन, ठीक है। और अल्केन में फिर अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक जो है तो ओपन चेन अल्केन भी हो सकते हैं, और अल्केन में मेरे पास साइक्लो अल्केन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो क्लोज चेन हो। इस तरह अल्कीन में भी हमारे पास एक ओपन हो सकते हैं ओपन चेन में, और इसमें भी साइक्लो मेंबर्स हो सकते हैं, यानी साइक्लो अल्कीन्स भी हो सकते हैं। इस तरह अगर हम ड्रा करें अल्काइन के लिए तो इसके लिए भी ओपन चेन हो सकते हैं और साइक्लो मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स को अगर हम स्टडी करें तो डेरिवेटिव्स में तो फिर बहुत ज़्यादा है, यानी हमारे पास कौन कौन से हैं डेरिवेटिव, अगर आपको पता हो तो वो हमारे पास है अल्काइल हैलाइड्स हैं, शाबाश। दूसरा ROH है, अल्कोहल है। इसके अलावा हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड है, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड। ठीक है, बस आप ये फिर आगे वो होता है अल्काइल हेलाइड, अल्डिहाइड हो गया, फिर आर सी डबल बॉन्ड आर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, शाबाश, कीटोन हो गया। इसके अलावा मेरे पास आर ओ आर हो गया, ये हमारे पास कीटोन, ये अल्डिहाइड है। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन के अलावा ईथर हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर इसके जो है तो डेरिवेटिव्स हैं, 4 एसिड हेलाइड, एसिड एमाइड। तो ये तो हम याद करेंगे, आपकी बुक में भी ये मौजूद है और इस पे बाकायदा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पूरी पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपके लिए ईटा के जो क्वेश्चन अराइज होते हैं ईटा के लिए, तो ईटा के जो प्रॉपर इसमें क्वेश्चन हैं तो वो हमारे पास आप याद रखें कि जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव ऑफ क्या है, हाइड्रोकार्बन, उनके आप क्या याद करें, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, शाबाश, अल्केन के लिए आपके पास मौजूद है, अल्केन के लिए क्या है, CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन के लिए कौन सा है, शाबाश, CnH2n, ये अक्सर ईटा में पूछा जाता है, इसलिए ये आपको याद रखने। अल्काइन में हमारे पास कौन से हैं बताएं, CnH2n, शाबाश बताएं, यस यस -2। ओके, वेरी गुड। इसमें जो है तो अल्काइल हेलाइड का जो फॉर्मूला है तो वो है CnH2n+1, और जो +2 था यहाँ पर रिमूव हुआ तो उसकी जगह X आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है तो अल्कोहल ROH के लिए हमारे पास है CnH2n+1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है अमीन का, अमीन का क्या है, CnH2n+1 NH2, अमीन ग्रुप। इसके अलावा कीटोन का है, कीटोन, शाबाश, क्या है कीटोन का, CnH2n+1 होल 2, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और इसमें होते हैं CO, यानी C डबल बॉन्ड O। इसके अलावा ईथर है, ईथर का क्या होगा, शाबाश, CnH2n+1, फिर क्या होगा, होल 2, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप है उसमें O है। ठीक है ना, तो ये ईथर है। ईथर के अलावा जो है तो हमारे पास कौन से है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, शाबाश, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका क्या होगा हमारे पास जनरल फार्मूला, CnH2n+1 COOH। ठीक है, और फिर इसके 4 डेरिवेटिव्स हैं, कितने डेरिवेटिव्स हैं, 4 डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास। 4 डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। एक हमारे पास है एसिड हेलाइड, बल्कि 4 नहीं 5 कर दे, 4 भी मॉडर्न आए हुए, एसिड हेलाइड। दूसरा है एसिड एमाइड। ठीक है, तीसरा हमारे पास है कौन से, शाबाश, यस, ईस्टर। चौथा हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, और नेक्स्ट हमारे पास है साइनाइड। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव, ये मॉडर्न अभी डिस्कवरीज की हुई है। तो ये हमारे पास, यानी ये सारे लीगल हैं, ये जब ये लीगल साइनाइड COOH में इसमें नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इसको भी, सिमिलरिटी की बुनियाद पर इसको भी इसका डेरिवेटिव रखा गया। ठीक है, और फिर इनके अगर हम जनरल फार्मूला देखें, एसिड हेलाइड के लिए कौन सा जनरल फार्मूला बनेगा, शाबाश, CnH2n+1, शाबाश, हाँ, यस, COX, वेरी गुड। एसिड एमाइड के लिए CnH2n+1 CONH2, ईस्टर के लिए होगा CnH2n+1, और फिर दरमियान में आ जाएगा COO, और यहाँ पर फिर आखिर में CnH2n+1। ठीक है, इस तरह इनके जनरल फार्मूलाज। तो ये आपके पास जो है तो जनरल फार्मूलाज होंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के बाद जो है तो सिंपल कुछ डिफिनीशंस हैं। एक हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो होता है तो ये ईटा के लिए ज़रूरी है कि आप सीखें। फंक्शनल ग्रुप में भी ये एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ये अल्केन अगर हो उसमें कुछ भी
तो उसमें सिंगल बॉन्ड इस वक्त फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप ये गलत है कि लोग अक्सर डिफिनीशन करते हैं कि इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। नहीं, अगर सिंपल CH4 है, लेट सपोज मैं आपको बनाऊं ये CH4 है, ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह डबल बॉन्ड जो है तो वो भी अल्कीन में फंक्शनल ग्रुप का किरदार अदा करता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो है तो ये अल्काइन में हमारे पास जो है तो किसका किरदार अदा करता है, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं, और इसकी डिफिनीशन हम कैसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगी। फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर डिफिनीशन ये है कि इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर डिफिनीशन आगे लिख लें कि दैट गिव्स सर्टन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू अ कंपाउंड, यानी ग्रुप ऑफ एटम भी कोई दे सकता है या सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ आ गई, और अल्कोहल में OH ग्रुप है, अल्काइल हैलाइड में X, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स, सिंपल बात है। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट हमारे पास है तो वो है टॉपिक, वो है होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज भी आपको पता है, होमोलॉगस सीरीज के बारे में भी हमारे पास चंद कुछ बातें हैं, और वो भी MCQs के लिए ईटा में अगर आपसे पूछा जाए एंट्री टेस्ट में एंट्री टेस्ट में हमारे पास है कि द सीरीज इन विच all members possesses similar, ये यहाँ पर ईटा का क्वेश्चन MCQs आ रहा है कि होमोलॉगस सीरीज तमाम मेंबर में जो सिमिलर होते हैं तो वो क्या चीजें होती हैं। नंबर 1 उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, A ऑप्शन, B स्ट्रक्चरल फीचर्स वो भी सिमिलर होंगे, सिंगल बॉन्ड अगर किसी में है, C फंक्शनल ग्रुप, और D जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और E ऑल अबव। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होगा तो वो E होगा, यानी ऑल अबव, तो ये है ऑल अबव। और अगर इसमें यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि डिफर बाय CH2 इथाइलिन ग्रुप, ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप पे। और इसके साथ एक और छोटा सा MCQs आता है कि होमोलॉगस सीरीज जो होता है, होमोलॉगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कौन कौन सी हैं शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यस, डेंसिटी, क्या होगी ये सारी शाबाश, इंक्रीज डाउन द सीरीज ड्यू टू इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट। तो ये एक MCQ जो है तो आपके लिए आ सकता है कि नीचे जो हम जाएंगे तो एक CH2 का इजाफा होता है जिससे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, जिससे फिजिकल प्रॉपर्टीज और बॉइलिंग जो फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटीज वगैरह इंक्रीज होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर